लिखा? चलें स्टार्ट हाँ करें? लिखा। चलो, 3 तरह की स्टेट होती है। कौन कौन सी होती है? सॉलिड, लिक्विड गैस। एंड गैस। अगर मैं सॉलिड को लिखूं तो कुछ इस तरह से मॉलिक्यूल्स होंगे जो इस तरह से प्रेजेंट होंगे, बिल्कुल टच करके एक दूसरे को, टाइटली पैक। टाइली पैक। अगर मैं लिक्विड को लिखूं तो थोड़े दूर दूर होंगे इस तरह से, लेकिन अगर मैं गैस को लिखता हूं तो काफी दूर दूर होंगे इस तरह से, रैंडम। रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, है ना। अगर मेरे से पूछा जाए कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किस में होगा? सॉलिड में। सॉलिड्स में। सॉलिड में। मतलब इसमें मैक्सिमम, इसमें मिनिमम। मिनिमम। मुझसे पूछा जाए कि इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस किस में होगा? गैसेस। सॉलिड में सबसे कम। गैसेस में। गैसेस में मैक्सिमम और इसमें मिनिमम। मिनिमम। मुझसे पूछा जाए डिफ्यूजन रेट सबसे ज्यादा किस में होगी, बताओ? गैसियस। गैस में। गैस में सॉलिड में मैक्सिमम ऑलमोस्ट और इसमें मिनिमम। मिनिमम। मुझसे पूछा जाए कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा किस में होगी? गैस। गैसियस। इसमें मैक्सिमम और इसमें मिनिमम। मिनिमम। मुझसे मिनिमम। पूछा जाए डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? सॉलिड की। सॉलिड की। सॉलिड सॉलिड की। की। मैक्सिमम, इसकी मिनिमम। तो ये सारी प्रॉपर्टीज होती है बेटा, इनको हम सिंपली क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी बताओ, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसकी होगी? गैसेस में होगी। गैसेस की। और इसकी मिनिमम। और सभी में लिक्विड कहाँ पर है? बीच इंटरमीडिएट में। पे। इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट। क्लियर? तो ये हाँ। इन तीनों को हम इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, है ना। मुझे बताओ कि डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम इन तीनों में से सॉलिड का किसका होता होता है। सॉलिड का। सॉलिड। और किसका नहीं होता है, इनडेफिनेट गैसेस होता का है? नहीं होता। गैसेस का। लिक्विड तो कंटेनर के बताओ। हिसाब से लेता है इसके। नहीं, जो वॉल्यूम होता है ना गैस का, शेप इसका इंडेफिनेट हो जाता है, इसका वॉल्यूम भी इंडेफिनेट हो जाता है, क्योंकि ये जिस कंटेनर में आप गैस को फिल करोगे उसी वॉल्यूम को ही हीट ऑक्यूपाई करता कर है। लेगी। क्लियर? अब ये अगर आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो, वरना स्किप करना चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि ये बचपन से आप पढ़ते हो यार। हाँ। लिख लो जल्दी से। हाँ सर। बेटा ऑफलाइन में भी सेम यही चल रहा है जो ऑनलाइन में चलेगा। तो जो बच्चा ऑफलाइन आना चाहता है ऑफलाइन भी आ सकता है, और जो बच्चा ऑफलाइन आ रहा है बट ऑनलाइन आना चाहता है ऑनलाइन भी आ सकता है। दोनों जगह सेम पोर्शन चलेगा। तो बीच से भी मतलब चॉइस ले सकते हैं क्या? अगर ऑफलाइन आना है तो बेटा बोल सकते हो ना आप, वहां पर सेंटर पे बोल देना ऑफलाइन आ जाना, कोई दिक्कत दोनों दोनों नहीं हो पाएगा ना बेटा, दोनों के लिए स्ट्रेंथ होनी चाहिए ना। अब वहां पे बैठने की जगह नहीं होगी तो कहाँ बैठोगे आप, है ना। हाँ वो हो एक नंबर नंबर एक लिमिट है, वहां पे भी उतने ही बच्चे आ सकते हैं, उससे ज्यादा अच्छा। वो भी अलाउ नहीं करेंगे। कर दो रेस, हो गया? सर तो कितनी लिमिट है? यस सर। अराउंड 50-60 होगी, एक बार पूछ लेना। आज भी पूरी क्लास लगभग भरी हुई थी, 80-90% तो। सर अच्छा लगता है। अब आके देखो बेटा, अब मैं कैसे सर बताऊं, आपको कैसा लगा एक्सपीरियंस? मेरे को तो बढ़िया लगा। अच्छा तो मैं आई थी ना आपसे मिलने। हाँ बेटा, आप आए थे। मीनल, क्या एम से नाम था ना आपका? हाँ निशा। हाँ मेरो हाँ। नहीं। चलो हो गया, चले आगे। यस हाँ सर। हो गया। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे मेजरेबल, मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। थोड़ा सा हम बेटा मोल कॉन्सेप्ट का रिवीजन करेंगे यहाँ पर। ये सब आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में स्टार्टिंग की जब 1-2 क्लास हुई होगी ना, तब केकेडी सर ने पढ़ाया होगा। पहली प्रॉपर्टी हम देखते हैं, मास।
क्या गैस का कोई मास होता है क्या? हाँ सर होता है। फिक्स्ड मास होता है क्या गैस का, कि नहीं वो भी वेरिएबल होता है? नहीं बेटा, हर चीज का मास फिक्स्ड होता है, वॉल्यूम वेरिएबल हो सकता है ना, लेकिन मास फिक्स्ड होगा। जैसे मान लो कि एक कंटेनर है हमारे पास, वो एम्प्टी कंटेनर है, तो अगर मैं उस कंटेनर का मास ले लूं एम्प्टी, इसका मास ले लेता हूँ W1। अब इसमें मैं अगर गैस को फिल कर देता हूँ तो इस कंटेनर के अंदर गैस आ जाएगी, और इसका मैं मास लूंगा तो W2। मुझे बताओ क्या W2 ज्यादा होगा क्या W1 से? नो सर। होगा, होगा ना बेटा, इसमें गैस भी तो फिल कर दी है, उसी कंटेनर में गैस हाँ फिल करी है। हाँ पहले सर। तो खाली मुझे था। अगर मास ऑफ गैस अगर पता करना है तो क्या करूंगा मैं, W2 माइनस W1, हम्म ऐसा कर सकता हूँ। जैसे मान लो कि एक बलून ले लिया हमने, बलून में अगर हमको एम्प्टी बलून है तो उसका कोई मास होगा, मान लो 5 ग्राम में, फिर उसमें जैसे ही हमने हवा फिल करी तो उसका 7 ग्राम हो गया, तो एयर हाँ का मास कितना होगा, 7 - 5, तो 2 ग्राम 2 हमारा एयर grams। का मास हो जाएगा। तो इस तरह से मास तो होता है और फिक्स्ड होता है, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस का फिक्स्ड मास होगा, राइट ना। अगर मुझे मोल्स ऑफ गैस निकालने हो तो सिंपली मोल कॉन्सेप्ट के थ्रू हम कैसे निकालते थे, W ऑफ गैस अपॉन मोलर मास ऑफ, मॉलिक्यूलर मास। हाँ मोलर मास ऑफ गैस, हाँ ठीक है। मोलर मास और मोलिकुलर मास में डिफरेंस है बेटा। अगर जैसे O2 का अगर मुझे ये लिखना पड़े मोलिकुलर मास तो मैं लिखूंगा 32 AeB, ये होगा मोलिकुलर मास, है ना। और 32 ग्राम ये होगा उसका मोलर मोलर मास। मास। दोनों में क्या डिफरेंस है, मोलिकुलर मास तो हमें बताता है वन मोलिक्यूल के बारे में, इसका मीनिंग है वन मोलिक्यूल, और इसका मीनिंग है बताओ वन मोल मोलिक्यूल। दोनों में दोनों में डिफरेंस पता है ना? हाँ सर। नोट हाँ कर लो जल्दी से, नोट कर लो। पहली प्रॉपर्टी थी मास, केजी को ग्राम में, ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर सकते हो ना आता। इजीली। यस सर। डन। बेटा लिखने दो, A3 वालों को आदत नहीं है जल्दी जल्दी लिखने की। डन सर। हो गया सर। हो गया हो सर। गया बच्चों? सर कुछ भी यहाँ पर ऐसा हमने नहीं पढ़ा है जो थोड़ा सा ना समझने लायक हो, समझ गया है ना सभी। दूसरा यस पार्ट आ जाता है बेटा वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या सर। होता है, 2 मिनट। ये लो बेटा। हो गया सर। वॉल्यूम क्या होता है बेटा, वॉल्यूम जो भी सब्सटेंस स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको उसका वॉल्यूम बोलते हैं। मतलब आपने हवा में कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है वो आपका वॉल्यूम होगा बाय द गैस, उसी को उसका क्या बोलेंगे, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ गैस ही क्या होने वाला है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होने वाला है। जिस भी कंटेनर में आप उसको फिल करोगे वही उसका बराबर हो जाएगा। क्लियर है? तो कंटेनर का वॉल्यूम हो या गैस का वॉल्यूम हो, बात एक ही है। बट एक बार बताओ, जिस रूम में आप बैठे हुए हो उस रूम में जितनी भी एयर है उसका वॉल्यूम कितना होगा बताओ? रूम की वॉल्यूम जितना। रूम की वॉल्यूम नहीं 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 नहीं, रूम का वो रूम एम्प्टी होना चाहिए था ओ तो रूम के वॉल्यूम जितना। अभी आप रूम के वॉल्यूम में से आपका वॉल्यूम, आपके फर्नीचर का वॉल्यूम, है ना, माइनस हो आपके जाएगा। वो सबको माइनस करोगे तो जो वॉल्यूम बचेगा वो किसका होगा, एयर का वॉल्यूम। गैस। बात समझ आई? मतलब Yes, ये sir. एम्प्टी होना चाहिए, क्या होना हाँ चाहिए, ये खाली होना एम्प्टी। चाहिए। क्लियर? अब Yes. इसमें थोड़ी सी यूनिट कन्वर्जन हमें ध्यान रखना है। इस चैप्टर में टफ क्वेश्चन बताया यूनिट कन्वर्जन पे ही बनते हैं, है ना। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब के, और वही इक्वल होता है 10⁻³ लीटर के।
यही इक्वल होगा 10⁶ ml के, यही इक्वल होगा 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब के, और यही इक्वल होगा 10⁹ मिलीमीटर क्यूब के। ये यूनिट कन्वर्जन आपको लिखना मतलब याद रखना जरूरी है, क्योंकि जितने भी अच्छे क्वेश्चन बनेंगे जिसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है उसमें एक फैक्टर तो जरूर होगा, वो फैक्टर होगा यूनिट कन्वर्जन आप ठीक से नहीं कर पाए, इस वजह से मार्क्स कट गया। याद हो जाएगा? 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब, देन 10⁻³ लीटर, मतलब 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 लीटर के इक्वल। क्लियर? Yes. हाँ. हाँ sir. हाँ सर। फोर्थ प्रॉपर्टी आ जाती है बेटा टेम्परेचर। अब टेम्परेचर तो पता ही है, हॉटनेस और थर्ड. थर्ड। हाँ थर्ड। टेम्परेचर अब 3 तरह के स्केल हम पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट। है ना, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली केल्विन में, कैसे? 273 से ऐड करके, और उसी को हम फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं F-32/180। तो आपको ये वाली रिलेशनशिप भी याद रखनी होगी। जैसे मान लो कि आपको कंपेयर करना है, आपको 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे बताओ? C/100 मतलब 100/100 को आप क्या लिख दोगे? इक्वल कर दोगे F-32/180 के। ठीक है, तो वो फ़ारेनहाइट में आ हाँ जाएगा। सर। करके बता दो इसका आंसर जल्दी से। Okay. सर 212 212। 200, हाँ 212 बिल्कुल सही आंसर। सभी बच्चों का आ गया? हाँ आ गया। हाँ सर. यस सर। इस चैप्टर में Yes, ज्यादातर 99% केसेस में ना डिग्री सेल्सियस और केल्विन के कन्वर्जन आएंगे, तो ये तो बिल्कुल इजी हो जाता है। डिग्री सेल्सियस में आप 273 ऐड कर दोगे, जैसे अगर आपको 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे कर दोगे? 227 प्लस 273, तो ये आ जाएगा 300 केल्विन के बराबर। ये तो सिंपल ही होता है, बचपन से करते आ रहे हो। फ़ारेनहाइट का बाई चांस आता है, और उस बाई चांस को हटाने के लिए हम ये इक्वेशन याद रखेंगे। केल्विन में तो इजीली बार बार आप करोगे तो याद हो ही जाएगा, फ़ारेनहाइट में कभी कभी आ गया तो दिक्कत हो सकती है, इस वजह से इक्वेशन याद रखेंगे। क्लियर है? हाँ सर। चलो हाँ सर। हो गया, तो ये नोट कर लिया सभी ने? यस सर। Yes sir. हाँ सर। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है बेटा प्रेशर। अब प्रेशर की 2 यूनिट हमने पढ़ी है बचपन से, एक होती है एमकेएस की और एक होता है सीजीएस की। 2 तरह के स्केल है। एमकेएस में क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल। है ना, और इसी को हम क्या बोलते हैं? पास्कल भी बोलते हैं। और इसमें होती है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होता है प्रेशर का फॉर्मूला? प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स फोर्स अपॉन अपॉन एरिया। एरिया। जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है वो इक्वल टू होता है 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये थोड़ा सा याद रखना है आपको। हाँ बट ये दोनों इस चैप्टर में बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ना पास्कल इम्पोर्टेंट है ना सीजीएस की यूनिट डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसमें हमें सिर्फ एटीएम पे ध्यान देना है, तो एटीएम को किस तरह से कन्वर्ट करेंगे वो अभी हम देखते हैं। इसको नोट कर लो जल्दी। हो गया सर। हो गया? हाँ Yes सर, हो sir. गया। डन Yes सर। sir. करूँ रेस? हाँ Yes. सर हाँ यस सर।
अब एटीएम तो पता ही है आपको, एक मिनट एटीएम सर। क्या होता है? एटीएम क्या होता है? एटमॉस्फेरिक यूनिट, है ना। अपने एटमॉस्फेयर हमें कितना प्रेशर अप्लाई करता है अपने ऊपर? 180। कितना? 180। 180 एसटीपी पे भी जो प्रेशर होता है कितना होता है? 180 एम। और टेम्परेचर कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273 केल्विन। हो गया क्या बच्चे? हाँ हो गया। Yes, sir. यस सर। कर दो ये बेटा, जो जो 1 मिनट बोला था। हो गया क्या? बताओ ना। हाँ सर हाँ। हाँ सर हो गया। हो गया। 180 एम किसके इक्वल होता है? ये होता है 76 cm ऑफ Hg के। यही इक्वल होगा 760 mm ऑफ Hg। बेटा अभी याद करवाऊंगा मैं, क्योंकि अगर ये याद नहीं है तो प्रॉब्लम आएगी आगे, है ना। 760 टोर, 1.01 टोर भी बेटा mm ऑफ Hg जैसी एक यूनिट होती है। हाँ 325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 101.325 किलो पास्कल। ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी बोलते हैं, ध्यान रखो। 1.01325 बार, है ना। ये बार प्रेशर की यूनिट है। जो न्यू कन्वेंशन आई थी ना, उसके अकॉर्डिंग प्रेशर की यूनिट 1 बार होती है। न्यू एसटीपी की अगर हम कंडीशन रखें, जो अभी न्यू कन्वेंशन के अकॉर्डिंग एसटीपी है, तो प्रेजेंट टाइम में एसटीपी को 1 बार माना गया। लेकिन हम ओल्ड कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ही चलते हैं और उसको बोलते हैं 180 कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। क्लियर? हाँ सर। यस ये सर। यूनिट sir. कन्वर्जन बेटा सभी को लिख लिख के याद करने नहीं भी हो रहे हैं तो कुछ भी करो, लेकिन इसको याद करो। हाँ क्योंकि मैं बार बार बोलूंगा कि अगर कहीं पर अटके इस चैप्टर में तो यूनिट कन्वर्जन में ही अटकोगे। ठीक है ना। बहुत इजी चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट जैसा मैं बोलता जाऊं वैसा करना पड़ेगा। ठीक है, एक काम कर दो, जल्दी से कन्वर्ट कर दो इनको एटीएम में। कन्वर्ट द फॉलोइंग इन एटीएम। पहला कन्वर्जन करना 380 टोर को, दूसरा कन्वर्जन करना 20.265 किलो पास्कल को, और तीसरा कन्वर्ट करना 180 mm ऑफ Hg को। जल्दी से एटीएम में कन्वर्ट कर दो इनको। सर फर्स्ट का 0.5। हाँ सही है बेटा। वन एटी नहीं बेटा, 190 कर देना इसका ना, 190। सर थर्ड का 4। थर्ड का 4 नहीं बेटा, देखो कैसे करना है, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। हमें पता है कि 760 टोर किसके बराबर होता है? 180 एम के बराबर। 180 एम। तो बताओ 1 टोर किसके बराबर होगा? 1 बाई 1 से 1 upon 760, 160। 1 बाई 760। तो बताओ ये 380 टोर किसके बराबर होगा? इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे ही यूनिटरी मेथड लगाते हैं ना। हाँ तो ये 2 टाइम्स तो आ जाएगा 0.5। इसी तरह से 190 mm ऑफ Hg किसके, सॉरी 760 mm ऑफ Hg किसके बराबर होता है? 180 एम। 180 एम। 180 m के। ठीक है, तो 1 mm ऑफ Hg किसके बराबर होगा? 1 180 upon 760। 1 अपॉन 760। तो 190 mm ऑफ Hg किसके बराबर होगा?
1716 into 190. 190, तो ये 1/4 मतलब 0.25 इसी तरह से मुझे पता है कि 101.325 kPa किसके बराबर होता है 1 ATM के, है ना? तो 20.625 है क्या? कितना था? 20.26 किलो पास्कल किसके बराबर होगा 1/101.325 इंटू 20.265 ऐसे ही कर रहा है जैसे ऊपर का कर रहा था। हाँ तो ये लगभग इससे कट जाएगा 5 टाइम, तो ये आ जाएगा 0.2 के बराबर। कर सकते हैं हाँ मतलब कर इजीली सकते हैं। हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे डिवाइड करना है, जितना बराबर होता है। जैसे टोर आया तो टोर किसके बराबर था 1 ATM के 760 टोर के बराबर था, तो 760 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पर mm ऑफ Hg यूनिट थी तो हमें पता है 1 ATM 760 mm ऑफ Hg के बराबर होता है, तो हमने उससे डिवाइड कर दिया। हमें किलो पास्कल आया तो किलो पास्कल 101.325 किलो पास्कल 1 ATM के बराबर होता है, तो हमने उसी से डिवाइड कर दिया। याद रह जाएगा? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. नोट कर लो। इरेज सर करो। एक मिनट लास्ट स्लाइड दिखाना। हो गया सर। हो गया सर। हो गया. Okay, sir. The next one, please. We're done. हो गया. हो गया? हो गया सभी का पक्का? Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं। कौन सी प्रॉपर्टी है? फिफ्थ, Fifth. डेंसिटी। डेंसिटी को आपको पता है कि डेंसिटी क्या होती है? मास बाय Mass upon वॉल्यूम, है ना? इसको हम गैसियस स्टेट में दो टाइप की डेंसिटी पढ़ते हैं। पहली होती है एब्सोल्यूट डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी आपने सुना होगा, एक इक्वेशन होती है, इसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। हाँ हाँ, EV sir. plus NRT. EV इक्वल टू nRT। यहाँ पर n क्या है बेटा? मोल से क्या? नंबर हाँ ऑफ सर. मोल्स। Yes, मोल से, sir. जिसको मैं W/m भी लिख सकता हूँ क्या? हाँ हाँ सर. गिवन मास अपॉन क्या मोलर होता है? मास। गिवन मास तो W है, मोलर मास हमारा m। अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूँ। मैंने V को नीचे ला दिया है और m को ऊपर ले गया। कर सकता हूँ ऐसा? Yes, sir. हाँ Yes, कर sir. सकते। अब ये किसके बराबर हो गया? गिवन मास अपॉन Density. गिवन वॉल्यूम के, डेंसिटी। मतलब डेंसिटी के। Density. तो डेंसिटी का यहाँ से फॉर्मूला आ जाता है PM अपॉन PM RT। RT। क्या यूनिट होगी इसकी? ग्राम पर ml। क्लियर है? हाँ P क्या है? P बेटा प्रेशर है। प्रेशर। हाँ. P प्रेशर। सर ठीक R है? क्या है? R। R यूनिवर्सल गैस constant. कांस्टेंट है। हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, हाँ सर। सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इस चैप्टर में इसकी वैल्यू लिखनी है हमें 0.0821 या फिर 1/12 या फिर 0.08, है ना? ये वाली 8.3 वाली भी होती है नहीं? हाँ वो दूसरी यूनिट है, वो मैं अभी आगे जब आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ेंगे ना तब बताऊंगा। अगर ये रखोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आएगा। अप्रोक्सीमेशन वाले आंसर चाहिए तो ये दोनों यूज कर सकते हो, जल्दी आंसर आएगा। ठीक है? तो डेंसिटी का पहला फॉर्मूला है ये एक यूनिट वाली डेंसिटी थी जिसको हम एब्सोल्यूट डेंसिटी बोलते हैं। ग्राम पर ml इसकी यूनिट हो जाएगी। क्लियर है? Yes. हाँ Yes, sir. लिखो, जल्दी लिखो। हो गया सर. हो गया हाँ. सर। सभी का हो गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या? इरेज करूं? हाँ. Yes, sir. इरेज कर दूं ना?
Yes, sir. इसके बाद आती है दूसरी बेटा, इसको बोलते हैं वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ गैस विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से हम कंपेयर करेंगे, मतलब वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, इस तरह से ध्यान देना। देखो, डेंसिटी ऑफ गैस का फॉर्मूला मैं यहाँ से लिख सकता हूँ क्या? पीएम ऑफ गैस अपॉन आरटी, ऐसा लिख हाँ। सकता हूँ, Yes. अपॉन आरटी। डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन का भी ऐसा लिख सकता हूँ, पीएम ऑफ H2 अपॉन आरटी, ऐसा लिख सकता हूँ, हाँ. हाँ सर। लिख सकता हूँ ना। आरटी से आरटी कट, पी से पी कट, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? मोलर मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास ऑफ H2, जो कि होता है 2। Hydrogen. मतलब वेपर डेंसिटी का ये एक नया फॉर्मूला आ गया है, क्या आएगा वो? मोलर मास ऑफ गैस अपॉन 2। 2। ठीक है, अब इस मोलर मास को अगर हम AMU में लिखते हैं तो वो उसका क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास। और अगर मैं इसको ग्राम में लिखता हूँ तो वो क्या हो जाएगा? उसका मोलर मास। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं मोल कॉन्सेप्ट में। क्लियर है? Yes. है ना? हाँ तो सर। कभी भी अगर कोई गैस का मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया हुआ हो या मोलर मास नहीं दिया हुआ हो, तो वो उसकी क्या दे सकता है हमको? वेपर डेंसिटी। और ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी बेटा, ये इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। क्यों यूनिट नहीं होगा, कोई बता सकता है? क्योंकि यहाँ पे हमने दो डेंसिटी को कंपेयर किया है, रेशियो लिया है। रेशियो लिया है तो यहाँ पे जो ग्राम पर ml यूनिट थी वो यहाँ के ग्राम पर ml से कट हो चुकी, इस वजह से ये क्या हो गया? यूनिट लेस हो गया। तो ध्यान देने वाली बात है, क्या वेपर डेंसिटी की कोई यूनिट होती है? नहीं। No. नहीं। चाहे उसके पीछे डेंसिटी लिखा हुआ है, लेकिन वो कंपैरिजन है किसके साथ? डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन के साथ। मतलब हाइड्रोजन की डेंसिटी से कितना ज्यादा है वो? तो इतना ज्यादा है वो, जितना उसका मॉलिक्यूलर वेट है उतना। समझ आ गया? हाँ सर। नोट कर लो। Yes. Yes, sir. सर वो डेंसिटी ऑफ गैस के बाद क्या लिखा है बाजू में? ग्राम पर ml लिखा हुआ है बेटा, और नीचे वाले ग्राम पर ml से कट कर दिया है, इस वजह से ही यूनिट लेस। ठीक है, यस सर। हो गया सर. सर वो हो नीचे गया। 2 क्यों लिया? बेटा क्योंकि ये जो मोलर मास ऑफ H2 है ना, वो 2 होता है। H2 का मोलर मास क्या होगा? 2 ग्राम, तो इसलिए 2 ले लिए। P एंड RT तो कट हो ही गया था ना, ऊपर मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस या मोलर मास ऑफ गैस अपॉन 2। Yes, हाइड्रोजन sir. का एक का मास कितना होता है? 1, तो H2 का कितना होगा? 2। यस सर। हो गया क्या? Yes. हाँ। Yes, sir. यस चले आगे। हाँ. Yes. हाँ हाँ, सर। sir. हाँ। हाँ सर। चलो, ये तो बिल्कुल हमारा बेसिक था कि गैसियस स्टेट को पढ़ने के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि किस तरह से मास कैलकुलेट करना है, देन प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम। वॉल्यूम की मैंने यूनिट कन्वर्जन आपको बताया है, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 10⁻³ लीटर इक्वल टू 10⁻6 मिलीलीटर और 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। और लास्ट में था 10⁻9 मिलीमीटर क्यूब। मिलीमीटर क्यूब। ठीक है,
फिर टेम्परेचर का यूनिट कन्वर्जन याद होना चाहिए, C/100 इक्वल टू K माइनस 273/100 इक्वल टू F माइनस 32/180। ठीक है, इसके बाद हमने लिखा प्रेशर का क्या था, 1 atm इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, 760 mm ऑफ Hg, 760 टोर और 1.01325 इंटू 10 to the power 5 पास्कल, 101.325 किलो पास्कल और 1.01325 बार के बराबर। याद हो जाएगा? जिस तरह से मैंने हाँ, बोला है हो ना, जाएगा। वैसे ही आपको भी बोलना है बेटा। 2-3 दिन में याद इस तरह से करो कि आप बिना देखे बोल पाओ, तभी इस वाले चैप्टर में जो अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स होगी ना वो आप फेस कर पाओगे। क्लियर है? हो जाएंगे याद? हाँ सर। हाँ यस हाँ सर। तो हाँ सर। है जोश? हाँ हाँ है। सर। हाय Yes, सर। sir. तो अब हाय सबसे सर। पहले हम पढ़ रहे हैं गैसियस लॉस। अब गैसियस लॉ क्या होने वाले हैं? लॉ which shows relationship between any two of pressure, volume and temperature, keeping third and amount of gas constant। तो सिंपली गैसियस लॉ कौन से होंगे? जो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में से किन्हीं दो के बीच में रिलेशनशिप बताएंगे। थर्ड को और अमाउंट ऑफ गैस को, मतलब मोल्स को कांस्टेंट कर। क्लियर? इसमें से हम पहला लॉ पढ़ने वाले हैं, बॉयल्स लॉ। अब बेटा हमेशा ध्यान में हमें ये वाली इक्वेशन रखनी है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। ये सारे गैसियस लॉ का सम करेंगे ना तो हमें यही इक्वेशन बनने वाली। तो पहली इक्वेशन क्या है? पीवी इक्वल टू एनआरटी। अब मुझे यहाँ पे पहला लॉ बताना है, तो पहला लॉ हमें रिलेशनशिप बताता है पीवी के बीच में। मतलब आप एन को कांस्टेंट कर दोगे, टी को कांस्टेंट कर दोगे और आर तो कांस्टेंट ही है। ठीक है, तो पहला लॉ हो जाता है हमारा जिसमें P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। ऐसा ही आएगा जब हम पीवी इक्वल टू एनआरटी में मोल्स और टी को कांस्टेंट कर देंगे। यस ऐसा ही सर। आएगा ना? तो क्या आएगा? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब इसी को Volume. अगर हम वर्ड्स में लिखें तो वर्ड्स में लिखते हैं, देखो, फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस at constant temperature, pressure of any gas is inversely proportional to its volume। सिंपल है ना, लिख सकते हैं हम। थोड़ा सा याद Yes, sir. करने वाला है कि बॉयल्स लॉ हमेशा प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का रिलेशन बताता है। प्रेशर जो होता है वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बस ये याद रखना है किस किस के बीच में कौन सा लॉ रिलेशन बता रहा है। तो बॉयल्स लॉ हमेशा प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में रिलेशन बताते हैं। फिर तो आपको आगे की कहानी पीवी इक्वल टू एनआरटी से पता चल जाएगी कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। क्लियर है? यहाँ पे हमने हाँ टी को कांस्टेंट किया है और एन को कांस्टेंट किया है। नोट कर लो जल्दी से। Sir, what is written after temperature keeping कहाँ पर बेटा? in definition? टेम्परेचर कोमा प्रेशर है ये वाला। No, sir, upper one. third it is in कीपिंग है third. बेटा, कीपिंग थर्ड Okay, sir. एंड अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट। थर्ड मतलब जैसे आपने अभी प्रेशर एंड वॉल्यूम का बताया है तो टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया और अमाउंट ऑफ गैस मतलब मोल्स को कांस्टेंट कर दिया। Yes, sir.
डन सर। हो गया सर। डन एक सर। मिनट बेटा, सभी को लिखने दो। डन सर। हो गया क्या? यस सर। यस हाँ सर। हो गया। यस सर। अब देखो, हमने अभी बॉयल्स लॉ पढ़ा कि प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। ये इनवर्सली का साइन हटेगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा, तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा। आएगा क्या? हाँ है ना? अब ये के को अपन रिलेट करते हैं। देखो बेटा, हमें इक्वेशन पता है कि पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी, हाँ है ना? अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से v को नीचे ले जा रहा हूँ, तो p इक्वल टू एन आर टी बाई वी हो जाएगा क्या? हाँ हो हाँ सर। जाएगा। अब मैं इसको कंपेयर करूं तो k की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? k की वैल्यू एनआरटी के बराबर आ रही है। एनआरटी मतलब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ k इज इक्वल टू एनआरटी। पेनल्टी। हाँ अब लिख ये सकते। दोनों तो हाँ कांस्टेंट रहने वाले, ये दोनों तो कांस्टेंट ही रहने वाले। सर एन और टी तो कांस्टेंट था ना। आर तो नहीं, मैं अगर k की रिलेशनशिप बताऊं तो ओके सर। कोई भी गैस के जो मोल्स है वो कांस्टेंट है और आर तो कांस्टेंट ही है, तो k हमेशा क्या रहेगा, यहाँ पर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। समझ आया? यस मतलब सर। ये दोनों हाँ कांस्टेंट है तो k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया? टेम्परेचर टेम्परेचर के। के। अभी बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। देखो क्या किया है मैंने। सबसे देखो पहले P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v, बॉयल्स लॉ ने बताया। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो k आया। k को कंपेयर कर दिया पीवी इक्वल टू एनआरटी से, तो k जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके? टेम्परेचर के। टेम्परेचर। एनआरटी। ठीक है ना? अब ये k के बारे में एक लाइन लिख लो कि जो k है इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट and it is depend upon temperature and it is directly proportional to। ये समझ आया कैसे हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? यस सर। मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो k की वैल्यू भी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम करोगे तो k की वैल्यू भी कम होगी। k के बारे में पता चल गया? यस। नोट कर लो जल्दी से। हो गया सर। डन हो सर। गया सर। डन सर। हो गया सर। हो गया क्या? यस सर। यस सर। हाँ सर। सभी का कोई रहा तो नहीं? हम्म। अब देखो बॉयल्स लॉ में ही हमने नहीं पढ़ लिया हुआ। है कि नहीं हुआ। एक मिनट, सब हो गया। हो गया। हो गया सर। अब देखो हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा कि P इक्वल टू होने वाला है k इंटू 1/v, मतलब PV इक्वल टू k, है ना? मतलब PV का जो मल्टीप्लीकेशन है वो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। मतलब यहाँ से मैं कंपेयर करूँ तो इस तरह से कर सकता हूँ P1V1 इक्वल टू P2V2। क्या मतलब है इसका? कि एक कंटेनर में हमने कोई गैस भर दी है ना? उसमें मैंने एक मूवेबल पिस्टन लगाया। मूवेबल पिस्टन मतलब मैं इस पिस्टन को ऊपर नीचे कर सकता हूँ। इसमें कोई गैस भर दी है जिसका वॉल्यूम था P1 एंड V1। मुझे बताओ कि अगर मैं प्रेशर को कम करता हूं तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, है ना? प्रेशर कम किया मतलब हाँ। पिस्टन ऊपर की तरफ गया तो वॉल्यूम यस क्या हो सर। गया? इंक्रीज हो गया। इंक्रीज हो गया।
मतलब प्रेशर को कम करता हूँ तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो इंक्रीज प्रेशर को बढ़ाता हूँ तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज। डिक्रीज प्रेशर को बढ़ाया मतलब पिस्टन नीचे की तरफ आया तो वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज। लेकिन इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो हमेशा सेम होने वाला है। मतलब मान लो कि 20% प्रेशर बढ़ाया तो 20% ही वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बात समझ आई। यस मतलब अगर मैं आफ्टर यस पिस्टन को चेंज करने के बाद मैंने मान लो कि पिस्टन को चेंज कर दिया तो उसके बाद कंडीशन हो जाती है P2V2। मान लो प्रेशर को बढ़ा दिया तो वॉल्यूम अपने आप कम हो जाएगा, लेकिन दोनों का जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, दोनों का इक्वल होगा। मल्टीप्लीकेशन वो कांस्टेंट रहने वाला है। बात समझ आई। इससे क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं। हाँ बेटा। सर ये वो फिर से रिलेशन वाला समझाइए। फिर से एकदम। हाँ मैं फिर से समझाता हूँ। देखो ये पिस्टन है, ये रेड पेन से देखो मैं पिस्टन बता रहा हूँ, ये पिस्टन है बेटा। ये ऊपर नीचे हो सकता है। अगर मैं इसको नीचे करता हूँ तो ये बताओ वॉल्यूम कम होगा कि ज्यादा होगा। पहले इतनी हाइट थी इसकी, अब मैंने इसको कम कर दिया, मान लो इतनी हाइट रहेगी, मैंने यहाँ तक ला दिया तो वॉल्यूम कम हो गया ना, वॉल्यूम हाँ। डिक्रीज हो गया। हाँ हाँ सर वॉल्यूम डिक्रीज हो गया हाँ तो सर। गैस के मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, हाँ आएंगे पास पास। पास पास प्रेशर आएंगे तो इंक्रीज होगा। ज्यादा ज्यादा एक दूसरे से टकराएंगे तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, हो जाएगा। यस सर। और हाँ सर। ये हमें क्या बोल रहा है कि इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब अगर मैं वॉल्यूम को कम कर देता हूँ तो उतना ही प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ जाएगा तो इसका जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो किसके बराबर होगा, कांस्टेंट के बराबर। कांस्टेंट ठीक है ना। तो अगर मैं पिस्टन को ऊपर नीचे कर भी देता हूँ तो नया प्रेशर नए वॉल्यूम की जो वैल्यूज होगी उनका मल्टीप्लीकेशन पुरानी वैल्यूज के बराबर होगा। तो P1V1 इक्वल टू P2V2। ये केस ए था जब हमने कोई छेड़छाड़ नहीं करी पिस्टन से, और ये केस 2 था जब हमने पिस्टन को ऊपर या नीचे कर दिया। तो केस 1 में जो P1V1 का मल्टीप्लीकेशन था वो केस 2 में प्रेशर और वॉल्यूम के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। बात समझ आई। हाँ सर अभी समझ। इसी तरह से तो कंपेयर करते थे बेटा अपन, जैसे हमने वो एटॉमिक लिखना स्ट्रक्चर था। में। सर वो लिख। हाँ मैं लिखवाऊंगा बेटा, रेडियस का फॉर्मूला लिखा था, क्या था वो, 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, स्क्वायर। जेड स्क्वायर है ना। तो हम कंपैरिजन ऐसे ही तो करते थे, R1/R2 इक्वल टू क्या था, N1 का स्क्वायर बाई N2 का स्क्वायर इंटू Z2 अपॉन Z1। ऐसे ही तो कंपेयर करते थे ना। हाँ। तो हमने यहाँ भी तो हाँ वही सर। कंपेयर किया है। दो रेडियस दो इक्वेशन को कंपेयर करना है तो P1V1 इक्वल टू P2V2। क्लियर है। यस सर। नोट कर लो जल्दी से। आया ना समझ में। हाँ। आया। हाँ तो सर। यस सर। ये बॉयल्स लॉ के क्वेश्चन करवा के देगी ये वाली इक्वेशन, है ना। अभी क्वेश्चन करते हैं अपन, देखो। डन। डन सर। हो आराम से गया लिखो बेटा, सर हो गया। सभी को लिखने दो। हाँ आराम से लिखो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। सर अब पहले तो इतना टाइम नहीं देते थे। हाँ ना सर। बेटा अभी वो क्या, हाँ सर। A4 वालों को तो आदत है जल्दी जल्दी लिखने की, A3 वालों को उतनी नहीं है, तो इस वजह से देना पड़ रहा है ना। दोनों जब एडजस्ट हो हाँ जाएंगे तो अपन सेम रेट से चलेंगे। हो गया। हाँ सर। यस किसी का सर। रहा तो यस नहीं। सर। चलें आगे। यस सर। हाँ अब देखना बेटा, एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, करने का ट्राई करना है सभी को। प्रेशर ऑफ अ गैस, मैं लिख बोल भी रहा हूँ तो साथ साथ लिखते चलो। फिल्ड इन अ सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम 10 लीटर is 2 atm।
what will be the volume if pressure increases by 50%? सर 20/3 लीटर। हाँ, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही है। करें बेटा, हो गया? हाँ सर। देखना, ध्यान देना। यहाँ पे हमें V1 दे रखा है कितना, 10 लीटर। P1 दे रखा है कितना, 280। V2 हमसे पूछा है, और P2 हमें 50% इंक्रीज कर रहा है, मतलब 2 का 50%, 1। 1 तो नया P2 कितना हो जाएगा, 380। तो क्या लगा देंगे, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, मतलब 10 इंटू 2 इक्वल टू V2 इंटू 3। तो V2 कितना आ जाएगा, 20/3 लीटर। सर आपने सिंपल है क्या? +1 किया। +1 इसलिए किया बेटा क्योंकि 2 का 50% इंक्रीज कर रहे हैं ना, तो 2 का 50% कितना होगा, 1। 1 इंक्रीज कर रहे हैं तो 3 हो गया नया प्रेशर। ओके। अगर 100% इंक्रीज होता तो 4 हो जाता, समझ हाँ रहे हो? तो और एक बार बता। क्या बताऊं बेटा, एक और बार बताऊं? हाँ सर। देखो बेटा, वॉल्यूम यहाँ पे क्वेश्चन में 10 लीटर दे रखा है, प्रेशर 2 एटीएम दे रखा है, लेकिन वो बोल रहा है कि प्रेशर को वो इंक्रीज करना चाह रहा है किससे, 50% से। तो 2 का 50% से इंक्रीज होगा तो 2 में उसका आधा और मिल जाएगा, तो नया प्रेशर कितना हो जाएगा, 3 एटीएम। तो P2 की वैल्यू क्या आ गई, 3 एटीएम। P1 हमें पता है, V1 हमें पता है, इस इक्वेशन में वैल्यू रख दिए, तो V2 की वैल्यू आ जाएगी 20/3 लीटर। सिंपल है, हाँ सर। नोट Yes, करो हाँ जल्दी। हाँ हो गया। हो गया, हाँ आंसर। डन। अब देखो दूसरा क्वेश्चन ड्रॉ करना है। इस तरह का डायग्राम बनाना है सभी को। प्रेशर यहाँ पर दे रखा है 5 एटीएम, दिख रहा है कि बड़ा लिखो थोड़ा, काफी है। 5 एटीएम। वॉल्यूम दे रखा है 10 लीटर, यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है 15 लीटर, और प्रेशर को पूछा गया। क्वेश्चन यही है, व्हाट विल बी द फाइनल
pressure if stopcock is open। ये stopcock है बेटा, जो बीच में जाने से रोक रही है, इधर का माल इधर जाने से रोक रही है। सर वो 15 लीटर है लीटर है ना? क्या? सर हाँ 15 लीटर। हाँ ये 15 है बेटा, 15 लीटर। ओके सर। और इधर 10 लीटर है। इधर प्रेशर 5 atm है और इधर का प्रेशर बताना है। कब बताना है प्रेशर? जब स्टॉप कॉक को हम ओपन कर देंगे। करने की कोशिश करो, क्या आंसर आएगा? वो है 2 atm। वेरी गुड, सही आंसर आया। किसी और का है 2? सर मेरा है सर। देखो बेटा, जैसे स्टॉप कॉक हटाएंगे हम तो P1 तो 5 atm ही रहने वाला है। V कितना था? V1 10 लीटर। स्टॉप कॉक हटा दिया तो P2 हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन V2 कितना हो जाएगा? जब स्टॉप कॉक हटाया तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 10 + 15। ये कितना हो जाएगा? 25 लीटर। अब तो P1 V1 = P2 सर V2 ही लगाना है। कैसे 25? देखो बेटा, ये स्टॉप कॉक हटाया हमने, रेड कलर का जो लगाया है, फिर तो हाँ। पूरा एक ही कंटेनर हो गया ना। पहले दो अलग अलग हाँ कंटेनर थे, सर। तो एक ही कंटेनर हो गया, तो दोनों का वॉल्यूम भी ऐड हो जाएगा। मान लो कि 2 रूम थे, एडजेसेंट रूम थे, है ना? बीच की दीवार तोड़ दो तो रूम का वॉल्यूम डबल हो गया ना। हाँ हाँ तो सर। 2 रूम है हमारे पास, इस तरह के 2 रूम है, ये 2 रूम है। ये वाली दीवार तोड़ दी हमने, ये वाली बीच वाली, तो वॉल्यूम डबल हो गया, जस्ट ट्वाइस। वही हुआ है यहाँ हाँ भी। स्टॉप को घटाया तो वॉल्यूम दोनों का ऐड हो जाएगा, कितना हो गया? 25 लीटर। तो देखो, ये 5 × 10 = P2 × 25। तो P2 कितना आ जाएगा? 50/25, 280। इजी है, हाँ हाँ। यस नोट कर लो जल्दी से। सभी को समझ आया ना? हाँ यस हाँ सर। सर। नोट करो। हो गया क्या? हाँ यस सर। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 3, नोट करना साथ साथ। वॉल्यूम ऑफ ए गैस सिलेंडर containing 10 marbles at 1 atm pressure is 1 liter when pressure is increased by 100%. New volume becomes 625 ml. Calculate volume of each marble. ये थोड़ा बेटा अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करो करने की, समझने की कोशिश करो पहले।
किस किस को समझ आ रहा है क्या ये क्वेश्चन? किसी को? हाँ हमें मार्बल का वॉल्यूम बताना है बेटा, गैस का वॉल्यूम नहीं बताना है, मार्बल का वॉल्यूम बताना है। आने के बाद 10 से डिवाइड कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ वन मार्बल निकाल के। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन है ये। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक बात समझाई थी कि अगर आपको आपके रूम में भरी हुई एयर का वॉल्यूम पता करना है हाँ, तो वो कितना होगा? बाकी के रूम की, मासेस को हाँ, माइनस रूम करके का, ना। हाँ रूम का वॉल्यूम बाकी जितनी भी चीजें आपके रूम में पड़ी हुई थी उन सभी के वॉल्यूम को माइनस कर दो, है ना। अब यहाँ पे भी जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर, बट उसमें जो गैस फिल्ड है वो 1 लीटर के बराबर वॉल्यूम तो ना रख रही है। वो तो 1 लीटर में से माइनस करोगे आप 10 मार्बल का वॉल्यूम, तो उसमें गैस, मार्बल्स है। है ना। जो हम बॉयल्स लॉ पढ़ रहे हैं ये ओनली गैसेस के लिए बेटा, सॉलिड के लिए भी नहीं है, लिक्विड के लिए भी नहीं। ध्यान रखना ये किसके लिए? गैसियस लॉ है ये, ना तो लिक्विड का लॉ है ना सॉलिड का लॉ है। तो अगर हम देखें तो P1 यहाँ पर कितना है? 180 है। 180। P2 कितना हो गया? 100% इंक्रीज हुआ, मतलब 280 हो गया। मानते हो इस बात को? हाँ, V1 बताओ, V1 क्या लूं मैं? 1000 ml ले लो, 1000 ml माइनस 10V ले क्या? माइनस 10V क्यों लिखा? मार्बल्स का, हाँ। देखो जो कंटेनर था उसका वॉल्यूम कितना? 1000 ml, 1 लीटर 1000 मतलब ml। 1000 ml। उसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा 10 मार्बल का, तो एक मार्बल का वॉल्यूम क्या मान लिया मैंने? V, तो 10 का क्या हो जाएगा? 10V। 10V। मानते हो इस बात को? V2 बताओ, V2 क्या लूं मैं? 625 ml 625। कंटेनर का वॉल्यूम हो गया, 625, हाँ। माइनस 10V, क्योंकि 10V। मार्बल तो अभी भी वही है सर ना। आपने P2 2 क्यों लिया? सर वो 3 आएगा ना, 1 प्लस डबल बेटा ऑफ 2 आए। नहीं, 1+1 होगा ना बेटा, 100% इंक्रीज हुआ तो 1 + हाँ 1 तो सर। 2, 200% इंक्रीज होता तो 1 + 2 ओ करते, हाँ सर, हाँ। है ना। 1 + 1 = 2 लिया ना, 100% मतलब डबल कर दिया उसको। ठीक है, आ गया बेटा समझ में 2 क्यों लिया? हाँ सर, आ गया। हाँ सर। है ना। तो अब हम लगा देते हैं इक्वेशन हमारी, 1 × 1000 - 10V = 2 × 625 - 10V। सही लिखा गया? यस। हाँ सही। ये 1000 - 10V = हो जाएगा 1250 - 20V। तो ये 10V = आ जाएगा 250। तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी? 25 ml। सही लिखा? V हाँ क्या आया सर। था बेटा? V क्या माना था हमने? V माना था एक मार्बल का वॉल्यूम। ठीक है, हाँ, इस तरह से निकाल सकते हैं। उसने P1 V1 P2 V2 सभी की वैल्यू दी थी, बस क्या अननोन था? मार्बल का वॉल्यूम अननोन था, जो कि हमें माइनस करना पड़ा गैस का वॉल्यूम बताने के लिए। क्लियर है? यस सर। हाँ नोट नोट कर लो, किसी को अगर समझ नहीं आया तो बताना बेटा, एक और बार समझा दूंगा। सर ये सच में मेन का क्वेश्चन है? क्या बेटा? सर ये जेई मेन का क्वेश्चन है सच में? जेई मेन का नहीं बेटा, उससे अच्छा ही लेवल है। एडवांस का है। हाँ हाँ, होगा। एक्सरसाइज 2 का। आ गया क्या समझ में? अगर आ गया है तो काफी अच्छी बात है, हाँ, अगर आ नहीं गया। आया है तो मुझे बताना। सर आ गया। आ गया सर। आ गया, चलो। सर, आपने V2 में से भी मतलब मार्बल का वॉल्यूम माइनस कर दिया। नहीं बेटा, मैंने टोटल जो कंटेनर का वॉल्यूम था ना उसमें से 10 मार्बल का वॉल्यूम माइनस किया है। 10 की जगह अगर मैं सिर्फ V लिखता तो लास्ट में मुझे V/10 करना पड़ता, बस डिफरेंस ये है। मैंने वहीं पे -10V कर दिया, मतलब एक मार्बल का वॉल्यूम क्या मान लिया मैंने? V मान लिया, तो V की वजह से ही वैल्यू आई, वो 1 मार्बल का ही वॉल्यूम था। V2 वाला, V2 वाला। V2 में 625 में से भी 10V। अब देखो ये सिलेंडर है, मान लो ये सिलेंडर था, इसका अभी वॉल्यूम 1000 ml था। 1000 ml में हमारे 10 मार्बल और पड़ी हुई थी इस तरह की रेड मार्बल्स मान लो ये, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1000 - 10V।
10V। फिर मैंने इस पिस्टन को नीचे किया, प्रेशराइज किया, प्रेशर को जस्ट डबल कर दिया तो ये थोड़ा हाँ सा लेकिन नीचे आ गया। मार्बल तो वही है ना, इसलिए माइनस किया। मार्बल तो वही है, हम्म लेकिन इसका वॉल्यूम कितना हो गया 625, तो 625 माइनस 10V। हाँ अभी समझा। समझ आ गया। हाँ प्रेशर इंक्रीज हाँ। करोगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। यही है बॉयल्स लॉ, बस हाँ नोट कर लो। हो गया। हो गया। हो गया सर। पक्का हो गया सभी का? हाँ हाँ सर। हो गया सर। अब नेक्स्ट देखना बेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। ग्राफ बनाना सीखेंगे अब आज हम। ध्यान देंगे। देखो हमने अभी तक पढ़ा है P इक्वल टू K इंटू 1/V था बॉयल्स लॉ में। ये किस तरह का ग्राफ है? अगर मैं ग्राफ बनाऊं P वर्सेस 1/V का, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ है क्या? Y इक्वल टू mx का है ये, y इक्वल टू हाँ mx सर। है ना? कैसा ग्राफ होता है ये? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऐसा ही होता है। तो ये पासिंग थ्रू ओरिजिन का हमने ग्राफ बना दिया इस तरह का, स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। स्लोप क्या होगा इसमें? स्लोप होगा k के बराबर, है ना, क्योंकि स्लोप यही है m स्लोप है, तो ये हमारे लिए m की वैल्यू होने वाली है स्लोप। समझ आ गया? हाँ अब देखो, अब यहीं से हमारे क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपको ग्राफ दे दिया है P वर्सेस 1/V का, इस तरह से तीन वैल्यू दे रखी है किसकी? टेम्परेचर की, और वो बोल रहा है कि कंपेयर करो T1 सॉरी तो समझाना। T2। अभी मैं समझाऊंगा बेटा। इसमें एक क्वेश्चन है हमारा, कंपेयर T1 T2 एंड T3, ये क्वेश्चन। देखो बेटा, मैथमेटिक्स में आपने काफी सारे ग्राफ पढ़े होंगे, लेकिन केमिस्ट्री में 3 या 4 तरह के ही ग्राफ आने वाले हैं। पहला जो सबसे कॉमन है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये तो काफी ज्यादा आने वाले हैं। कुछ हाइपरबोला वाले ग्राफ होते हैं, कुछ कांस्टेंट वाले ग्राफ होते हैं, ठीक है। उससे ज्यादा टफ ग्राफ नहीं आने वाले। तो हमें सिंपल सी मैथमेटिक्स या फिजिक्स में आपने एक ग्राफ पढ़ा होगा y इक्वल टू mx का, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन का। तो हमने यहाँ पर कंपेयर कर लिया, y एक्सिस पे तो p को रख दिया, देखो ये p को y एक्सिस पे रखा है, x एक्सिस पे हमने 1/v रख दिया, देखो ये। और m क्या होता है? स्लोप, और स्लोप की जगह क्या है? k, तो स्लोप क्या आ गया? k, है ना। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि P वर्सेस 1/V का क्वेश्चन, 1/V के बीच में हमने ग्राफ बनाया, तीन तरह की लाइन बनाई है टेम्परेचर की, T1 T2 एंड T3, इनको कंपेयर करना। तो देखो हमें यहाँ पर सबसे ज्यादा स्लोप किसका दिख रहा है बताओ? T1 का। T1 का। ये वाला जो स्लोप है सबसे ज्यादा है, ये वाला। हाँ देन T2 का, देन T2 T3 then का। T1। अभी हमने देखा था कि, मैं अभी वापस से पीछे जाऊंगा बेटा, है ना, हाँ। मैं सिर्फ समझाने के लिए आया हूँ। P इक्वल टू K 1/V था, है ना, मतलब मैं इसको PV इक्वल टू K लिख सकता हूँ। और हाँ, मुझे लिख ये भी सकते पता है हाँ। PV इक्वल टू NRT होता हाँ है ना। हाँ तो K Easy की वैल्यू question यहाँ से आती। हमने NRT लिख दी थी, हाँ हाँ और यहाँ से हाँ। हमने लिख दिया था K जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर टू टेम्परेचर। टेम्परेचर। हाँ तो टेम्परेचर। जिसका सबसे ज्यादा K, उसका टेम्परेचर भी सबसे ज्यादा, यस यस। हाँ है ना। तो मतलब हाँ सबसे ज्यादा K किसका है? T1 का, तो T1 सबसे बड़ा होगा, देन T2, देन T3। समझ आ गया? पहले तो ग्राफ को समझना है, ग्राफ हाँ कौन से सर वाले लॉ समझ का गए। जा रहा है। तो ग्राफ हमारा बॉयल्स लॉ का था, फिर बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम K का प्रोपोर्शनलिटी साइन बताएंगे कि टेम्परेचर से K किस तरह से रिलेट कर रहा है, उस अकॉर्डिंग हम रिलेशनशिप बताएंगे। समझ आ गया? हाँ सर। हाँ तो ये हमारा आंसर हो जाएगा T1 इज ग्रेटर देन T2 एंड T3। नोट कर लो। सर, इसकी बाद वाली स्लाइड दिखाना।
हाँ बेटा, ये अपन ने पहले लिख चुके हैं, मैंने सिर्फ रिवाइज करवाई है। तो ये नहीं ध्यान लिखना ना कोई मतलब, क्योंकि लिख हाँ, ये पहले लिख चुके हैं अपन कि के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के होता है, ये वर्ड्स में भी लिखा है अपन ने। हाँ। हो गया क्या? हाँ। Yes. तो ये हमारा पहले नंबर का ग्राफ था बॉयल्स लॉ का। हो गया? Yes. हाँ। हाँ हो सर, गया हो सर। गया। करूँ रहे? हाँ, कर दीजिए। अब देखो बेटा, दूसरे तरह का ग्राफ बता रहा हूँ, P वर्सेस V का। मैंने एक्स एक्सिस पे अब P ले लिया है और वाई एक्सिस पे मैं V ले रहा हूँ। अब देखो, यहाँ पे हमें पता है P इक्वल टू के 1/V था, मतलब x इक्वल टू क्या आ गया है, 1/V। मतलब मैं डायरेक्टली इसको बोल सकता हूँ P इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V के, है ना। मतलब वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, प्रेशर को इंक्रीज सर ये करोगे तो दूसरा वॉल्यूम। ग्राफ है क्या? तो एक्स कहाँ से आया? हाँ, सर एक्स क्या x लिया बेटा, है? ये y इक्वल टू mx से x लिया मैंने। ओ। x की वैल्यू क्या आ गई, 1/V, है ना। तो x की जगह हम 1/V ना रख के क्या रख रहे हैं, v रख रहे हैं। तो हम डायरेक्टली ये बोल सकते हैं जो प्रेशर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/V के, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है v के। तो इस ग्राफ को हाँ। बोलते हैं बेटा, इस ग्राफ को बोलते हैं हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब इसका मीनिंग देखना बेटा, हमें ये पता है कि अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करता हूं तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, होगा कि नहीं? हाँ, होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग यही है। अब देखो, प्रेशर को इंक्रीज, देखो मैं यहाँ से राइट से लेफ्ट में जा रहा हूँ, मतलब बताओ वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज? डिक्रीज हो रहा डिक्रीज। डिक्रीज हो रहा है। तो वॉल्यूम को, प्रेशर को देखो, प्रेशर इंक्रीज हो गया ना फिर, है। हाँ, ऊपर है जा ना, रहा है। हाँ। ऊपर जा रहा है। अगर मैं प्रेशर को डिक्रीज करूं, देखो ऊपर से नीचे आऊं, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज? वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा Increase, दूसरे साइड है। जाएगा। तो जब भी प्रोपोर्शनल वाले आपके ग्राफ आ जाएं तो क्या बनाओगे आप, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बनाओगे, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये हमें ये बताते हैं कि किस तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो सकते हैं दो क्वांटिटी। तो इस ग्राफ का नाम भी लिखोगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जो हमें बता रहा है कि V जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, या प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। क्लियर है? सर हाँ। वो हाँ पीछे सर। क्या लिखा है हेडिंग में? क्या बेटा, P वर्सेस V लिखा है बेटा, P वर्सेस V का ग्राफ है। ये हाइपरबोला लिखा हुआ है, ठीक से लिख लेना, हाइपरबोला, BOLA। ठीक है, तीसरा ग्राफ देखना, PV वर्सेस P का। हमने y एक्सिस पे PV रखा है, z एक्सिस पे P रखा है। अगर मैं प्रेशर को बढ़ाता हूं तो वॉल्यूम के साथ क्या होगा बताओ, डिक्रीज। वॉल्यूम डिक्रीज होगा। डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन P एंड V का जो मल्टीप्लीकेशन है ये तो हमेशा कांस्टेंट ही रहने वाला है। मतलब जितना मैं प्रेशर को बढ़ा दूंगा उतना ही वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। तो इन हाँ। दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है उसमें कोई चेंज आएगा क्या? नहीं। नहीं। मतलब प्रेशर को मैं अगर बढ़ाता जा रहा हूँ तब भी PV का जो ग्राफ है वो तो क्या रहने वाला है, इस तरह से कांस्टेंट। कांस्टेंट रहने वाला है। कांस्टेंट। समझ आया? हाँ। हाँ यही सर। बॉयल्स लॉ है बेटा।
अगर 4 ऑप्शन दिए जाए बॉयल्स लॉ बताओ 4 ऑप्शन में से, तो इस वाले ग्राफ को आप टिक कर दोगे कि पीवी जो है कांस्टेंट होने वाला तो वॉल्यूम कैसा डिक्रीज हुआ मुझे वो बताइए। है। वॉल्यूम को जैसे मान लो आप डिक्रीज करोगे, मान लो वॉल्यूम को आधा कर दिया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, है ना। वॉल्यूम को आपने आधा कर दिया तो प्रेशर डबल, लेकिन उनका मल्टीप्लीकेशन जो है वो तो कांस्टेंट रहने वाला है ना, मतलब पीवी की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी चाहे आप प्रेशर को कितना ही कम ज्यादा कर लो, है ना। तो देखो ये ग्राफ जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जा रहा है, मतलब पी की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन पीवी की वैल्यू क्या होती जा रही है, कांस्टेंट ही है, तो ये चेंज नहीं होगी। समझ आया हाँ बेटा? सर। बहुत इजी ग्राफ है, लेकिन थोड़े से बच्चे डर जाते हैं, लेकिन आईआईटी वालों को डरना नहीं चाहिए। देखो ग्राफ से कभी आप पीछा नहीं छुड़वा सकते हो। फिजिक्स में काफी ग्राफ आएंगे, केमिस्ट्री में अभी थर्मोडायनेमिक्स है, और आगे 12th में चल के सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ोगे, है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सब में ग्राफ आएंगे। लेकिन केमिस्ट्री में तो फिर भी 2-3 तरह के ही ग्राफ आते हैं, तो उतना ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं होता है, लेकिन फिजिक्स में इसमें तो आप ग्राफ से पीछा नहीं छुड़ा पाओगे, है ना। तो ग्राफ को रीड करना सीख जाओगे तो बढ़िया मजेदार टॉपिक रहेंगे। ओके सर। हाँ हो सर। गया? हाँ यस सर। चलो 4th वाला ये कर दो रेस। हाँ कर दीजिए। 4th वाला मुझे बता दो आप जल्दी से, पीवी वर्सेस वी का ग्राफ, ये किसका होने वाला है? ये भी स्ट्रेट लाइन होगा क्या? ये भी स्ट्रेट लाइन नहीं Straight बेटा, line. कांस्टेंट हो, हाँ कांस्टेंट सर वही कांस्टेंट है ना, क्योंकि पी एंड वी वॉल्यूम कितना ही बढ़ा दें प्रेशर कांस्टेंट है डिक्रीज वो हो दोनों। जाएगा, लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। क्लियर? हाँ सर। Yes, आ गया sir. समझ में? यस सर। यहाँ तक हमने सर। बॉयल्स लॉ के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ। चार्ल्स लॉ बेटा अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे, आज थोड़ा सा कम पढ़ा है हमने, हाँ है ना। कल थोड़ा सा ज्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे। कल भी क्लास है ना अपनी? नहीं है सर। नहीं, कल आज फिजिक्स और मैथ्स है। हाँ, आज मैं कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं सुबह भी उस वाली क्लास में होमवर्क देना भूल गया था। ओके तो सर। है ना, कल मुझे याद दिलाना, ताकि मैं मतलब नेक्स्ट वाली क्लास में आपको होमवर्क दूंगा। ओके ठीक है? सर। तो सबसे पहले आज हमने गैसेस स्टेट स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने कंपैरिजन देखा सॉलिड लिक्विड वर्सेस गैस का, है ना। वो तो इजी था, कोई को दिक्कत नहीं आई होगी शायद। उसके बाद हमने गैसेस की कुछ प्रॉपर्टीज देखी, मास को कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रेशर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रेशर की सारी यूनिट्स देखी, एटीएम देखा, एटीएम के बाद एमएम ऑफ एचजी, सीएम ऑफ एचजी, किलो पास्कल, पास्कल, है ना। पास्कल को हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं, है ना। बार भी हाँ देखा, बार कितना होता है, 1 एटीएम इक्वल टू 1.01325 बार। तो ये सारी यूनिट्स हमको ध्यान में रखनी थी। फिर टेम्परेचर देखा, तो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में इंटर कन्वर्जन देखा। उसके बाद हमने क्या देखा, लीटर मतलब वॉल्यूम देखा। तो वॉल्यूम में मीटर क्यूब क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, डेसीमीटर क्यूब क्या होता है, लीटर क्या होता है, मिलीलीटर क्या होता है, इन सभी के बारे में पढ़ा। तो वो यूनिट कन्वर्जन सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। उसके बाद हमने 2 तरह की डेंसिटी देखी, एब्सोल्यूट डेंसिटी और वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी के बाद एक और डेंसिटी होती है बेटा, रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी के बारे में बता दो। वेपर उसका डेंसिटी यूनिट में नहीं होता। हमने हाँ मिनट में वेप उसका यूनिट नहीं होता। हाँ वेपर डेंसिटी में हमने जो रिलेट किया था वो हाइड्रोजन से किया था, है ना। अगर हम हाइड्रोजन से रिलेट करते हैं डेंसिटी को, किसी भी डेंसिटी को, तो उसको वेपर डेंसिटी बोलेंगे। लेकिन हाइड्रोजन को छोड़ के हम किसी और के साथ रिलेट कर दें तो उसको हम रिलेटिव डेंसिटी बोलेंगे। मतलब बस समझ आया? हाइड्रोजन के जैसे लिए। हाँ, वेपर डेंसिटी का हमने फॉर्मूला लिखा था, डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। तो हम रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ समथिंग एल्स, इन्हीं सब दूसरी गैस, एलिमेंट। है ना। Cl2 हो जाएगा और O2 हो जाएगा, N2 हो जाएगा, कुछ भी जो क्वेश्चन में गिवन हो उसको रिलेटिव डेंसिटी बोलेंगे। तो रिलेटिव डेंसिटी भी एक तरह की यूनिटलेस क्वांटिटी होगी। क्लियर है? यस सर। yes, sir. एब्सोल्यूट डेंसिटी का हमने फॉर्मूला हाँ पढ़ा, सर। जो डेंसिटी है वो होने वाली है PM अपॉन RT के बराबर। आरटी। ठीक है। उसके बाद फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा गैसियस लॉ का, बॉयल्स लॉ, जो कि हमें बताता है प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने वाला है किसके, वॉल्यूम के।
और जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा के आएगा, के क्या होगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जो कि टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। उसके बेसिस पे हमने 4 ग्राफ भी बनाए, कुछ क्वेश्चन भी किए, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन भी किया, जो भी आई थिंक आपको समझ आ जाने चाहिए। नहीं आए तो मुझसे पूछना फिर नेक्स्ट क्लास। क्लियर? मार्बल वाला जो हाँ क्वेश्चन। सर। इसके बाद बेटा 3 लॉ और बचे हैं, उसके बाद अपन ग्राहम्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर वो स्टार्ट करेंगे। तो 3 लॉ तो अब ज्यादा देर नहीं लगेंगे, अब फर्स्ट लॉ में ही थोड़ा टाइम लगता है। जैसे जैसे आप रिलेट करने लग जाओगे वो लॉज जल्दी जल्दी हो जाएंगे। क्लियर? कल मतलब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन, तब के लिए बाय। बाय बाय सर। सर, गुड नाइट। बाय थैंक यू सर। सर, है ना? गुड नाइट, बाय बाय सर। बाय सर। बाय। गुड नाइट सर। बाय। गुड बाय नाइट सर, सर। गुड नाइट सर। एंड तो कर।